बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और जो हमारा पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, उसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि इससे पहले हम ऑलरेडी यह बात कर चुके हैं डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। तो अगला टॉपिक हमारे पास आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो चलिए इसके बारे में हम सब कुछ डिटेल से समझते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा, या फिर पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अब एक एक करके ध्यान से समझिए कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या कहता है। तो एक्चुअली 1923 की जब बात है, जैसे कि वर्ल्ड वार का हम डेट याद करते हैं कि हमारा विश्व युद्ध कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, वैसे ही केमिस्ट्री की दुनिया में 1923 जो सन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे पहले क्लासिकल थ्योरी के आधार पर ही एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मॉडल को डिफाइन किया जाता था या उसको रिप्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, लेकिन 1923 के बाद जब डी ब्रोगली ने अपना डुअल नेचर ऑफ मैटर का थ्योरी दिया था, उसके बाद सब कुछ बदल गया। क्योंकि उससे पहले यह माना जाता था कि जो हमारे पास किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक पार्टिकल होते हैं, और जब पार्टिकल होते हैं तो वो पार्टिकल का नेचर ही शो करेगा, और इसलिए वो न्यूटन के गतिक नियम जो हम लोग कक्षा 8 या 9 में पढ़े होते हैं उस पर आधारित होता था। लेकिन जब डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग ने अपने थ्योरी को प्रदर्शित किया या सजेस्ट किया, तो वहां से यह बात पता चली कि जो हमारा पार्टिकल होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, वो नेचर ऑफ पार्टिकल तो शो करता ही है, साथ ही साथ वह नेचर ऑफ वेव भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वेव नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जो हमारा एटॉमिक मॉडल जो अभी हम पढ़ते हैं वो अब पूरी तरीके से बदल चुका है, और वह पार्टिकल नेचर साथ ही साथ वेव नेचर पर भी आधारित हो चुका है। इसलिए जो अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं वो वेव मैकेनिकल मॉडल कहलाते हैं, और इसी के बारे में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में और भी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ ही चुके होंगे, सभी चीजों को नोट डाउन अप करना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। देखते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या कहता है। मैंने आप सभी को डिटेल समझा ही दिया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे आया, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है। तो एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि जो हमारे पास डी ब्रोगली द्वारा थ्योरी का या एक इक्वेशन जो हमारे पास दिया गया था डी ब्रोगली द्वारा, उस थ्योरी के आधार पर ही श्रोडिंगर ने सजेस्ट किया था थ्योरी ऑफ वेव मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स की जो थियरी होती है उसको श्रोडिंगर ने उसी डी ब्रोगली द्वारा दिए गए थियरी के आधार पर ही सजेस्ट किया था, और फिर उन्होंने एक इक्वेशन भी दिया था, वेव इक्वेशन दिया था, जो कि वेव फंक्शन से प्राप्त किया जाता है। तो अब हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके चीजों को समझिएगा। एक और चीज मैं बता देता हूं, जो श्रोडिंगर होता है उसमें जो ओ लिखा होता है इस पर डबल डॉट लगे होते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोगों को पता चल जाएगा। यहां पर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक वेव फंक्शन है जिसे हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? साई से। तो साई का जो वैल्यू होता है वो होता है a इंटू साइन 2 पाई x अपॉन में लैम्डा होता है, और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, एक बात का ख्याल रखिएगा, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट किया गया है
कि हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है उसका कुछ इतना वैल्यू होता है या फिर इसका इतना फंक्शन होता है। यहां पर इसे हम बना लेते हैं कि यह हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसी की सहायता से हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तक पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं वेयर यहां पर ए जो है वह एक कांस्टेंट होता है जो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। उस वेग के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को ए रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और साइन हमें पता है एक एंगल ही होता है जिसका हमारे पास x जो है 2 पाई x, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, जो x होता है वह वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो लैम्डा होता है वो पता है ही होगा कि यह वेवलेंथ यानी कि वेव के वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं ताकि आप लोगों की कॉपी भरे जब आप एग्जाम में लिखने बैठे, और साथ ही साथ आप सभी को कुछ चीजों को समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिएगा हर एक चीज को। यहां पर हमारे पास एक वेव शुरू होता है कुछ इस प्रकार और वो कुछ इस प्रकार वापस आता है। ठीक है, कोशिश करिएगा ये जितना लेंथ होना चाहिए उतना ही लेंथ यहां पर भी हो, और ये ऐसे हमारा वेव चला जाएगा और फिर ये ऐसे आएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा कि ये लेंथ बराबर हो इसी लेंथ के ही, यानी कि ये तीनों ही लेंथ हमारे बराबर होने चाहिए। ऐसा आप फिगर को बनाते समय ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हम एक्चुअली यहां इस फिगर में ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो वेवलेंथ है वो कहां से कहां तक का है, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ये रिप्रेजेंट किया है ये लैम्डा यानी कि वेवलेंथ हमारा है, और ये जो हमारे पास लिखा गया है ये वाला लाइन जो हमारे पास खींचा गया है यही एक्चुअली वेव फंक्शन होता है, यानी कि जिसे हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर ऊपर है तो प्लस साई होगा, नीचे रहेगा तो माइनस साई रहेगा, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। यानी कि हमारा फंक्शन जो होता है उसका साइन चेंज होता रहता है, कहने का ये मतलब है। तो हमने एक्चुअली ये वेव फंक्शन का हमने फार्मूला लिखा है, अभी हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैलकुलेट नहीं किए हैं। तो अब अगर हम यह मान लेते हैं कि यह जो हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है जो कि एक डायनेमिक पार्टिकल है, उसी में ही वेव फंक्शन और पार्टिकल फंक्शन पाए जाने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इस वेव फंक्शन की वजह से अगर हम मान लेते हैं कि यह जो हमारे पास वेव फंक्शन है यह x डायरेक्शन में है, तो हम इस वेव फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम इसी वेव को मानेंगे कि यह y डायरेक्शन में है, तो फिर इसको हम y से डिफरेंशिएट करेंगे। इसी को ही हम z डायरेक्शन में मानेंगे तो हम z से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन आप पहले क्या करिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाया था यानी कि वेव फंक्शन हमने बनाया था, उसका अब हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं x के रिस्पेक्ट में। तो पहले मैं लिख देता हूं, यहां पर हमारे पास दिया गया था साई इज इक्वल टू हमारे पास था a sin 2 पाई x अपॉन में हमारे पास क्या था लैम्डा। ठीक है, अब इसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। बायो वाले बच्चों याद करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स वाले बच्चों कर ले जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, वैसे मैं बेइज्जती नहीं कर रहा बायो वाले बच्चों का, लेकिन जब ग्रेजुएशन नहीं, इंटरमीडिएट में जब हम जाते हैं तो इंटरमीडिएट में ही मैथमेटिक्स वाले बच्चे डिफरेंशिएशन सीखते हैं और बायो वाले बच्चों का छूट जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब डिफरेंशिएशन आता है तो बायो वाले बच्चे कर नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहां पर हम अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहां पर हमें मिलेगा डेल साई अपॉन में डेल x। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास a जो है वह कांस्टेंट ही है, छोड़ दीजिए। साइन जो है उसका हो जाएगा cos 2 पाई x अपॉन में लैम्डा, लेकिन अगर हम 2 पाई x अपॉन में लैम्डा का फिर से हमें डिफरेंशिएशन करना रहेगा तो इसलिए उसको मैं आगे उठा लाता हूं। तो उसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 पाई अपॉन में लैम्डा, और साइन का हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2 पाई x अपॉन में लैम्डा। ठीक है, बातें क्लियर हुई।
अब एक काम और करिए, फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो जब हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास कांस्टेंट ए जैसे के तैसे रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास जो 2 पाई अपॉन में लैम्डा है वो भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। और अगर हम cos 2 पाई x अपॉन में लैम्डा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा साइन, लेकिन डिफरेंशिएशन करने की वजह से माइनस आ जाता है। खैर यहाँ पर हम ज़्यादा इन चीज़ों पर डिस्कशन कर नहीं सकते क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी हम जानते हैं। तो माइनस हमने लगा दिया और cos का हमारे पास आ जाएगा साइन, और यहाँ पर 2 पाई x अपॉन में लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। और 2 पाई x अपॉन में लैम्डा का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। ओ और इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख लेते हैं माइनस 2 पाई अपॉन में लैम्डा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा a, इसे हम इधर उठा लाए, और साइन 2 पाई x अपॉन में लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो a साइन 2 पाई x अपॉन में लैम्डा और a साइन 2 पाई x अपॉन में लैम्डा हमारे पास बराबर हो रहे हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, उसे हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाया था ना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम इक्वेशन फर्स्ट का उपयोग करने वाले हैं। और यहाँ पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, और इसे चाहो तो एक्सपेंड कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 पाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, a साइन 2 पाई x अपॉन में लैम्डा की जहाँ पर हो जाएगा साई, ठीक है। तो इसे भी एक इक्वेशन बना लेते हैं। चलिए इसे हम इक्वेशन नंबर, और कुछ नहीं ना बनाया है हमने, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसे अभी इरेज कर दूंगा जब आप सभी को स्क्रीनशॉट लेना होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली का इक्वेशन क्या कहता है, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो डी ब्रोगली का इक्वेशन जो है वो कहता है कि हमारे पास होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, जहां पर हमारे पास पी जो होता है वो क्या होता है, इसे हम लिख सकते हैं एच अपॉन में एम वी, और ये लैम्डा इज इक्वल टू एम बी हमें मिल जाएगा। तो लैम्डा के जहां पर हम एच अपॉन एम बी का वैल्यू रखने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे हम इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं, पुटिंग the value of lambda in इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 में लैम्डा का वैल्यू रखने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जैसे कि तैसे ये तो रहेगा, डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा का स्क्वायर, तो यानी कि एच अपॉन एम वी का स्क्वायर हो जाएगा। तो एच अपॉन में एम वी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास साई जैसे कि तैसे ही रह जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम इसे एक्सपेंड करेंगे और उसके बाद इसकी सहायता से हम एक इक्वेशन भी बनाने वाले हैं। तो पहले इसका नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज मैं पहले इरेज कर देता हूं क्योंकि इस चीज को आप लोगों को नोट डाउन करना नहीं है। अब चलिए अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। तो इस इक्वेशन तक तो हम पहुंच चुके थे, तो अब इसके अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं इसके अगले स्टेप को। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके।
ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर हमारे पास रहेगा ही रहेगा। इसी को थोड़ा सॉल्व आउट करना पड़ेगा। देखो हम जानते हैं मध्य गुणे मध्य बाह गुणे बाह का फार्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी आप छोटे बच्चे हैं नहीं कि अब आपको मैं एक एक स्टेप करके सिखाऊंगा। तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में एच स्क्वायर हो जाएगा और इंटू साई हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। एक्चुअली अगर मैं धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा, एक एक स्टेप को मैं समझाता चलूंगा, तो इसमें आपके ही घाटे होंगे क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो नहीं पाएगा और इस बार का कोर्स तो और भी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा मैं तेजी से चलने की कोशिश कर रहा हूँ। डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, और इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, और साई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0। इसे भी एक इक्वेशन हम बना लेते हैं। आई थिंक इक्वेशन नंबर 3 तक बना था, इसे चलिए हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर अगला स्टेप ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, या फिर ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि किसी भी पदार्थ या फिर किसी भी तरह की जो एनर्जी होती है, कुल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। ठीक है, तो अब हम टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई से। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। इसे चलिए हम V से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने पोटेंशियल एनर्जी को V से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो यहाँ पर V स्क्वायर है, यहाँ पर भी V स्क्वायर है। हम V स्क्वायर को यहाँ से यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो V को इधर भेज दीजिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, E माइनस वी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 एम को इधर भेज दीजिए, और उधर मल्टीप्लिकेशन है तो इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास E माइनस वी तो रहेगा ही रहेगा, और जब 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और एम से नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आप सबको समझ में आ चुकी होंगी। इसे भी चलिए हम एक इक्वेशन नंबर 5 बना लेते हैं। ओके, अब इक्वेशन नंबर 5 का जो वैल्यू है उसे इक्वेशन नंबर 4 में हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा बस फोकस करिएगा ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 4, ठीक है, यानी कि हम 5 इक्वेशन का सहायता लेते हुए इक्वेशन नंबर 4 पर रखने वाले हैं। तो डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास है 4 पाई स्क्वायर, और एम स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर वी स्क्वायर का हमने वैल्यू कैलकुलेट किया 2 इंटू ई माइनस वी अपॉन में एम। एक काम करते हैं, इसे भी हम पहले डिवाइड एच स्क्वायर कर देते हैं, और वी स्क्वायर के जहाँ पर इतना हमें रखना है तो चलिए रखना शुरू करते हैं। 2 इंटू ई माइनस वी अपॉन में एम, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटू साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही तो हमें मिलेगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं, सब्स्टिट्यूशन सही है। इसे सॉल्व करते हैं। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक एम से एक एम कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ओ और डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और एक यम से यम कैंसल आउट होगा तो यम हो जाएगा,
अपॉन में हमारे पास एच स्क्वायर हो गया और ई माइनस बी यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इंटू साई, या फिर ऐसे करिए एच स्क्वायर को यहाँ पर ना डिवाइड करते हुए यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। बात एक ही है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक हमने पहुँचा और यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे हम कहेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। लेकिन यह जो इक्वेशन लिखा गया है ये एक्चुअली एक्स एक्सिस के अलोंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, क्योंकि हमने वेव को जब डिजाइन किया था तो मैंने कहा था ना कि ये मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब हम बात करेंगे कि वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, जेड एक्सिस के अलोंग क्या होगा। तो सेम प्रोसीजर है, कहीं भी कोई बदलाव नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट करने वाले हैं। आप सभी को चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम इसे भी एक इक्वेशन बना लेते हैं। चलिए इसे हम इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर ये इक्वेशन नंबर 6 है तो अलोंग, ठीक है, अलोंग एक्स कामा वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है, द इक्वेशन 6, ठीक है, या इक्वेशन 6 बिकम्स, लिख लो, इक्वेशन 6 बिकम्स कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अगर हम एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग हम लिखने वाले हैं तो हमारा जो इक्वेशन 6 है वह कुछ इस प्रकार हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ताकि नहीं आएगा तब भी, यहाँ पर लिखता हूँ डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ये एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ, डेल टू साई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, ये वाई के रिस्पेक्ट में होगा, प्लस डेल टू साई अपॉन में डेल जेड स्क्वायर, ये हमारे पास जेड के रिस्पेक्ट में होगा, प्लस हमारे पास ये चीज़ें सेम ही रहेंगी, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। हमारे पास 8 पाई स्क्वायर यम अपॉन में एच स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास ई माइनस बी, और ये साई इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन बना है दिस इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखा गया है इसी को ही हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं, लेकिन ये कार्टेशियन फॉर्म में है। और जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है ग्रेजुएशन लेवल पर वो कार्टेशियन फॉर्म में नहीं पूछा जाता, बल्कि एक दूसरे फॉर्म में पूछा जाता है। उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। पहले यहाँ पर लिख लीजिए दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस इक्वेशन इज known as श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, क्या है, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ेंगे। और इस फार्मूले को आप लोग याद भी कर लीजिएगा, आसान सा फार्मूला है, कहीं भी कोई बड़ी बात नहीं है, और इसका पूरा प्रूफ भी बहुत ही आसान है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर। तो इतनी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। देखो, हमने यह बात कर लिया कि हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसका कार्टेशियन फॉर्म में क्या रूप होता है या क्या फार्मूला होता है, इसके बारे में हमने बात किया है। अब हमारे एग्जाम में या तो कार्टेशियन फॉर्म आता है या तो डिफरेंशियल फॉर्म ना कहते हुए एक हमारे पास दूसरा फॉर्म आता है, पोलर फॉर्म भी पूछा जा सकता है। एक और फॉर्म पूछा जाता है जिसे हम कहते हैं ऑपरेटर्स फॉर्म, ठीक है। तो पोलर फॉर्म बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, तो उसे हम अधिकांशतः छोड़ ही देते हैं, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ऑपरेटर्स फॉर्म बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो हम यहाँ पर जो लिखने वाले हैं वो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप बायो के बच्चे हैं तो आप लोग इसे समझ नहीं सकते, आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये जो लिखा गया है, ये जो ऊपर वाला फॉर्म लिखा गया है,
इसे एक्चुअली हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल टू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, वैसे एक बात ख्याल रखिएगा, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा है बायो वाले बच्चों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बायो वाले बच्चों को पता होती है, जैसे सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स वाले बच्चों को बहुत कम चीज़ों के बारे में वहाँ पर पता था। तो यहाँ पर डेल टू जेड स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, मेरी बातों को सीरियसली मत लीजिएगा, फोकस करिए पढ़ाई पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा और हमारे पास इंटू साई हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स वाले बच्चे आप लोग समझ चुके होंगे, ये एक्चुअली एक ऑपरेटर है। ठीक है, और प्लस हमारे पास ये जो लिखा गया है इसे पूरा लिख लीजिए, 8 पाई स्क्वायर m अपॉन में h स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा e माइनस v, और यहाँ पर हो जाएगा साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का कहने का ये मतलब है कि इसे हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउ, या फिर ओ और हम लिख देते हैं। इसे एक्चुअली हम एक ऑपरेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे, ऑपरेटर साई प्लस, और यहाँ पर हमारे पास होगा 8 पाई स्क्वायर m अपॉन में h स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा e माइनस बी अप इंटू साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी फॉर्म पूछा जाता है, ये एक्चुअली ऑपरेटर फॉर्म है हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। ठीक है, तो इसे बहुत ज़्यादा बार पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे पढ़ने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस इक्वेशन इज नोन एज, दिस इक्वेशन इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं ऑपरेटर फॉर्म। ओके, बातें क्लियर हुई। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और एक लाइन यहां पर लिख लीजिए, where जो हमारे पास ऑपरेटर लिखा गया है, जिसे हम नेवला भी पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू है वो यही लिखा गया है, डेल टू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन में डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, और इसी के साथ हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी कंप्लीट होता है। लेकिन जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, अभी इसमें हमारे पास जो वेव फंक्शन हमने पढ़ा है, जिसे हम साई के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में भी हमें पढ़ना अभी बाकी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया होगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, इसका मेन फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे हम कार्टेशियन फॉर्म, इसे हम ऑपरेशनल फॉर्म या ऑपरेटर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पोलर फॉर्म को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम सिग्निफिकेंस ऑफ साई के बारे में हम बात करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं, और अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।